नमस्कार सभी को, स्वागत है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपने आज राजस्थान का भूगोल ज्ञान सरोवर पुस्तक के आज 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे। पहला पार्ट जो अपन ने राजस्थान भू आकृतिक प्रदेश के अपन ने पहले इसका कर लिया था। आज पार्ट नंबर अपना 2। आज ये टॉपिक अपने राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। तो कल अपन ने यहाँ तक छोड़ा था, ठीक है, शुष्क रेतीला मैदान। इससे पहले जो भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के बाद कमेंट और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें कि अपन ने इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कमेंट आना चाहिए जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो सभी जिसको जैसा भी लगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट, और जिसको अच्छा नहीं लगा तो वो भी कमेंट करे कि क्या कमी रही है अपनी, है ना। अब देखो, शुष्क रेतीला मैदान बात करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके पास बुक है इसको पूरा लिख लेना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 25 सेंटीमीटर संवर्ष रेखा पश्चिमी राजस्थान में स्थित रेतीला प्रदेश, जहां औसत वर्षा अपने होती है 20 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है, इसको बोलते हैं शुष्क रेतीला मैदान। कैसे? ये अपना राजस्थान है, कल अपने देखा था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर संवर्ष रेखा ना, और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर संवर्ष रेखा अपने देखा था, जो क्या करता है, इधर शुष्क अपना, ठीक है, और इधर अर्ध शुष्क, ठीक है। इन दोनों को आपस में बांटने वाली रेखा कौन सी होती है? अपना 25 सेंटीमीटर संवर्ष रेखा इन दोनों को आपस में बांट देती है। ये अपने कल पढ़ा था। इसके बाद एक रेखा अपन ने ये भी पढ़ी थी 40, याद करो, याद आ रहा है कि पूर्वी सीमा निर्धारण ये करती है और पश्चिमी सीमा निर्धारण 10 सेंटीमीटर करती है। और एक अपन ने ये भी पढ़ा था 50 सेंटीमीटर अरावली वाला ना, ये राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। तो ये बेसिक चीज़ें अपन ने पहले भी पढ़ी थी। तो बात करते हैं, तो शुष्क रेतीला मैदान जहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है। शुष्क रेतीला मैदान में देखो, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नया जिला, फलौदी और बालोतरा, ये ज़िले भी शामिल हो जाएंगे। मैंने कहा था जिसको मैप पता है वो डायरेक्ट यहाँ से उनको पता चल जाएगा। संरचनात्मक दृष्टि से शुष्क रेतीला मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक तो अपना बालू का स्तूप मुक्त, जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं बनेंगे, वो है 41.50। एक बालू का स्तूप युक्त, जहाँ पे बालू का स्तूप बनेंगे, वो 48, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना ना, ये डैश लगा हुआ है ऐसे, तो 48 पॉइंट अपना 50। थोड़ी आवाज़ आएगी आपको थोड़ी देर के लिए। अब देखो, इसमें अपन बात करते हैं कि क्या क्या मुक्त में आएगा। ये कल भी देखा था कि भाई हमादा, रेग, लाठी सीरीज, आकल गाँव, जैसलमेर वाला, ठीक है, एग्जाम में पूछ रखा है, कुलदरा गाँव, चांदनल कूप, बाप बोल्डर क्षेत्र, ये जितने भी क्षेत्र होते हैं तो इसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं बनेंगे। युक्त में लघु मरुस्थल, जहाँ पे बालू का स्तूप बनेंगे। इसको डिटेल से देखते हैं अपन आगे। सबसे पहले देखते हैं हमादा। ये क्या हो गया? बालू का स्तूप मुक्त, मतलब यहाँ बालू का स्तूप नहीं बनेंगे। हमादा मतलब पोखरण, फलौदी, बालोतरा के मध्य एक त्रिभुजाकार, देखो, पथरीला मरुस्थल होता है, उसी को बोलते हैं हमादा। डायरेक्ट लैंग्वेज में पूछ सकता है। टू द पॉइंट आपको ये पुस्तक मिलेगी, जहाँ पे आपको हर लाइन में एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। हमादा क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सीज जो क्षेत्र है, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना की गई। इसको आप कमेंट बॉक्स में कराना कि सीज की स्थापना कब हुई थी, है ना, 2003 में हुई थी या कब हुई, या 2002 में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना ना, ये भी एग्ज़ाम में पूछ रखा है। अब देखो, हमादा क्षेत्र 4 सौर ऊर्जा पार्क का विकास किया गया है। पहला बडला जो फलौदी में, नोक जो फलौदी, बात करते हैं पोखरण, फलौदी और फतेहगढ़ जैसलमेर, ठीक है। ये आप 4 सौर ऊर्जा पार्क का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये नवीन जिलों के अनुसार है ना। बात करते हैं रेग। रेंग वही है कि भाई हमादा के चारों ओर विस्तृत जो मिश्रित मरुस्थल होता है वो रेग कहलाता है। ये भी पूछा हुआ है। लघु मरुस्थल कच्छ के रण से बीकानेर के मध्य स्थित जो भी अपना मरुस्थल है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? लघु मरुस्थल। इर्ग क्या है?
शुष्क रेतीला मैदान जहाँ बालू का स्तूप युक्त संपूर्ण या महान मरुस्थल कहलाता है वो क्या कहलाता है? इर्क कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं लाटी सीरीज। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें। लाटी सीरीज एग्जाम में पूछ रखा है जैसलमेर से पोखरन, जैसलमेर में पोखरन से मोहनगढ़ के मध्य जो भी भूगर्भीय जल पट्टी है जहाँ सेवन घास का मैदान है वो कहलाता है लाटी सीरीज। तो पूछ रखा है सेवन घास क्या कहाँ पाई जाती है? भूगर्भीय जल पट्टी, इसको क्या कहते हैं? तो लाटी सीरीज। कहाँ से कहाँ तक है? पोखरन से लगाकर मोहनगढ़ तक। लाटी सीरीज को मरुस्थल का उद्यान या नकली स्थान कहा जाता है। ठीक है। चांदन नलकूप इम्पोर्टेंट है, जिसको थार का गड़ा भी कहा जाता है। ठीक है। ये कहाँ पे? अपने जैसलमेर में। आगे देखो, आंकल गांव। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में आकल, ठीक है, इसको हटा देना बिंदु को, आकल गांव। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में आकल नामक स्थान पर मध्यजीवी महाकाल के अपन बात करते हैं जुरेसिक कालीन यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति मिली है, जिसे राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। पूछा हुआ एग्जाम में आकल गांव कहाँ? अपने जैसलमेर में, जहाँ पे जुरेसिक युग की अपनी वनस्पति यहाँ पे मिली है। फिर है कुलदरा गांव। ये भी कुलदरा एग्जाम पूछा हुआ है जैसलमेर में। मध्यजीव वही जुरेसिक यहाँ पे काल के डायनासोर के अवशेष मिले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बा बोल्डर क्षेत्र में बा फ्लोदिस से पर्मियन कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकृत गोलासम, जिसको बोलते हैं मोरेन चट्टान के यहाँ पे अवशेष मिले। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बा बोल्डर क्षेत्र कहाँ पे? अपना फ्लोदी में। और कार्बोनिफेरस युग, ये भी ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं, वो तो बालू का स्तूप अपना मुक्त था। अब बालू का स्तूप अपन बात करते हैं युक्त क्षेत्र, जहाँ पे बालू का युक्त क्षेत्र पाया जाता है। देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पवनों द्वारा रेतीली बेलुई मृदा से निर्मित जो भी लहरेदार, ठीक है, आप देखते हो रेगिस्तान में लहरेदार जो स्थलाकृति होती है उसी को क्या बोलते हैं? अपने बालू का स्तूप कहते हैं। अब देखो, तरह तरह के अपन बात करें रेगिस्तान में बालू का स्तूप बनते हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे। पहला देखते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पवन की दिशा के समांतर, देखो ये पवन की दिशा माना कि इधर चल रही है अपने, ठीक है। अब इसी दिशा के समांतर अपना अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बन रहा है, ठीक है। तो पवन के समांतर में जो अपना बालू का स्तूप बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य। अब देखो कहाँ कहाँ बनता है ये? जैसलमेर, फ्लोदी, बाड़मेर, ये तीनों आपको याद हो जाएगा। बीकानेर, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। नॉर्मली ये वाली बेल्ट में बनता है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब आगे अपन बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की। देखो, पवन की दिशा के लंबवत सपोज करो, ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये से 90 डिग्री पर ऐसे बनता है, ठीक है। समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप है जो पवन की दिशा के लंबवत, जैसे पवन की दिशा ऐसे चल रही है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ऐसे बनेगा जहाँ पे समकोण, पवन की दिशा के समकोण बनता है ये, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ बनता है? एक तो रावतसर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर, अनूपगढ़ जिला हो गया अपना, पोखरन, फ्लोदी, बालोतरा, ओसिया, नागौर, नीम का थाना, सीकर, ये लगभग सभी जगहों पे इधर अपना एरिया में बनता है, ठीक है। अब याद क्या रखना है? अनुप्रस्थ आए तो पवन की दिशा के लंबवत, ठीक है, और अनुदैर्ध्य आए तो पवन की दिशा के समांतर। आगे देखो बरखान, बरखान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? देखो ऐसे ऐसे बनता है, आप देखते भी होंगे, अर्धचंद्राकार, ठीक है। ये गतिशील बालू का स्तूप होता है। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया कि मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है, जैसे जैसे ये राजस्थान का मैप है, मरुस्थल ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो विस्तार हो रहा है वो सबसे ज़्यादा कौन सा बालू का स्तूप कर रहा है? तो ये बरखान ही है, ठीक है। सर्वाधिक बरखान शेखावटी प्रदेश में पाया जाता है। अब बात करते हैं पैराबोलिक।
ये जो लड़कियों की हेयर पिन होती है या अपन अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जैसा ये होता है, ये भी पूछा हुआ है। बात करते हैं तारा बालू का स्तूप। ये स्टार की आकृति का नाम से भी पता चल रहा है ना, ठीक है, इस स्टार जैसा बनता है ये। अब देखो तारा बालू का स्तूप, तारे के समान दिखाई देने वाला बालू का स्तूप इस प्रकार का मोहनगढ़ जैसलमेर और ये सूरतगढ़ अपने गंगानगर में पाया जाता है, ठीक है। सैफर खापीज, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। जो भी छोटी अपन देखते हैं भाई रेगिस्तान में छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, उसके सहारे यहाँ पास में बनने वाला जो भी बालू का स्तूप है यो सफर कापीज बालू का स्तूप है। अगला बात करते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप, ठीक है। हनुमानगढ़ से हिसार तक पाई जाने वाली बालू का स्तूपों की श्रृंखला, जैसे इसमें बात करते हैं मेहरो, बालू का स्तूप के मध्य का जो भी संकीर्ण भाग है उसको क्या कहते हैं, मरहो, ठीक है, ये ध्यान रखना, मरहो कहते हैं इसको। जो भी बालू का स्तूप के मध्य संकीर्ण मार्ग है उसको प्लाया। बालू का स्तूप के मध्य का स्थित अस्थायी झीलें, देखो यही पूछते हैं कि बालू का स्तूप के मध्य में स्थित जो अस्थायी झीलें क्या कहलाती, तो वो प्लाया झीलें। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा वो आपको, स्थायी झीलें नहीं, स्थायी झीलें प्लाया नहीं कहलाती, अस्थायी झीलें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने बात कर लिया। अब बात करते हैं अपन पूर्वी मैदान प्रदेश की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि उपजाऊ क्षेत्र होता है, ठीक है, क्योंकि बारिश भी अच्छी होती है और नदियों का तो भंडार है इधर, ठीक है, बनास चंबल वगैरह सब इधर से जाती है। अब देखो पूर्वी मैदान प्रदेश 20 लाख वर्ष पूर्व है, वही है नूतन महाकल्प नियोजोइक एरा के चतुर्थ युग में प्लेस्टोसीन काल में हिमालयी, अपन बात करते हैं तंत्र की नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के जमाव से पूर्वी मैदान का उत्पत्ति हुई, ठीक है, पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हुई। तो किससे हुई, जलोढ़ मृदा से। और कौन सा काल था, प्लेस्टोसीन काल। अब देखो पूर्वी मैदान तृतीय क्रम की संरचना है जिसका निर्माण निक्षेपण प्रक्रिया से हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट निक्षेपण मतलब यहाँ पे पहले नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा लाई गई और फिर इस तरह इसकी उत्पत्ति होगी पूर्वी मैदान की, ठीक है। अब देखो इसकी विशेषता पढ़ते हैं। पूर्वी मैदान प्रदेश भारत के भू आकृतिक प्रदेश के उत्तर के विशाल मैदान, जिसको बोलते हैं गंगा के मैदान का भाग है, ठीक है। जैसे मैंने मरुस्थल का दिमाग मारा होगा, मरुस्थल किसका भाग है, तो 33 सागर का। वैसे पूर्वी मैदान अपन बात करें ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश, पहला तो मरुस्थल 61 और 40%, ध्यान कर याद है। और दूसरा बड़ा पूछ ले तो अपना क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से यही है। क्षेत्रफल कितना था याद करो, 23%, ठीक है। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, क्योंकि जहाँ पे कृषि होगी वहीं तो सबसे ज़्यादा लोग निवास करेंगे ना, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा अपन बात करें पूरा किसान होता है वो कृषि पे आधारित होता है, तो पूरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा कृषि इधर ही होती है, ठीक है। अब देखो आगे सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश हो गया। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं एलपी सोल का विस्तार हुआ है। खनिज क्षमता की दृष्टि से निर्जन प्रदेश है, ठीक है, इतना खनिज वगैरह नहीं है क्योंकि अरावली इधर मरुस्थल और ये इस साइड अपना खनिज ज़्यादा हो जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे अपन बात करें, देखो पूर्वी प्रदेश में यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर से वर्षा यहाँ पे बारिश होती है, कभी कभी 80 से भी ज़्यादा चली जाती है। 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा पूर्व पर तक करती है। देखो यहाँ पूर्व वाला यहाँ से इसको पर्ता करती है, तो 60 से 80 यहाँ पे बारिश वगैरह कहाँ पे होती है, अपने पूर्वी मैदान प्रदेश में। कोपेन के जलवायु प्रदेश में बात करें, कोपेन ने पूर्वी मैदान प्रदेश को मैदानी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। पूर्वी मैदान प्रदेश व अरावली पर्वतमाला को CWG, ये अपन आगे कोपेन पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको समझेंगे। कोपेन के ये अपन पूरे इसके 4 पार्ट ऐसे समझेंगे कि इसको अपन BWHW शुष्क वाले को, इसको BSHW
पूरे मैदान को CWG, इधर बांसवाड़ा, इधर थोड़ा सा ये झालावाड़ का भाग, ठीक है, नीचे वाला एरिया, इसको AW, पूरा इसको अच्छे से अपन आगे जलवायु में समझेंगे। तो ये एग्ज़ाम में फिक्स क्वेश्चन आता है। तो पूरे मैदान कौन से वर्ग किस में आता है? तो उपादर में आता है। उपादर को क्या बोलते हैं? CWG, ठीक है। सब एक एक चीज़ को अपन विस्तार से पढ़ेंगे, कुछ भी एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा आपके, ठीक है। फिर इसके अपन क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आए हुए एग्ज़ाम में। अब देखो, 60 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा पूर्वी मैदान प्रदेश की पूर्व सीमा का निर्धारण करती है। मतलब 80 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा पूर्वी मैदान प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। मैंने बताया 60 से 80 यहाँ तक इसमें वर्षा होती है। 70 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा पूर्वी मैदान के मध्य से गुजरती है। तो हो गया 60, ये मध्य से गुजरेगी, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना। यहाँ खस या पामरोजा घास, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। खस या पामरोजा घास या दोक वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी पूछा हुआ है। अब देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश का अपन वर्गीकरण की बात करते हैं। नदी बेसिन के आधार पर पूर्व जो मैदानी प्रदेश इसको 3 भागों में बांटा है। पहला तो बनास बाणगंगा बेसिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना आप। और आप कमेंट करके ये भी बताना कि अपन राजस्थान GK की कंप्लीट जो भी एग्ज़ाम में इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के आए हुए सभी को साथ में लेकर अपन इसको अपन PYQ करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन यूट्यूब पर करवाएं क्या, ठीक है। सभी कमेंट, जितने कमेंट आएगी उसके हिसाब से अपन देखेंगे, ठीक है। बनास बाणगंगा बेसिन, और सारे आपके कमेंट में एक एक कमेंट का आपका रिप्लाई करता हूँ और आपके एक एक कमेंट को देखता हूँ, तो इसलिए सभी कमेंट ज़रूर करें ना। और जो भी अपना वीडियो आता है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखो, बनास बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन और चंबल बेसिन, ये 3 भाग है पूर्वी मैदान प्रदेश के, ठीक है। तो देखो, बनास बाणगंगा बेसिन में क्या क्या आता है? एक तो रोही का मैदान, एक मालपुरा करौली का मैदान, एक पिंडमाड़ का मैदान, एक खेराड प्रदेश। और माही बेसिन में आपको पता है ये अपना राजस्थान है। यहाँ से उल्टा यू आकार के ऐसे माही नदी जाती है, यहाँ से इधर बंगाल की खाड़ी से इधर आती है और इधर अरब सागर की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसको एक मैंने कल 2 क्वेश्चन बताए थे, जैसे बाड़मेर में यहाँ की 56 की पहाड़ियाँ और यहाँ नीचे वाला 56 का मैदान। 56 का मैदान कौन सी नदी बनाती है? माही बेसिन। तो अपन माही नदी बनाती है। आगे एक एक चीज़ जब नदियों वाला पार्ट करेंगे तो भी अपन देखेंगे, तो मैं यहाँ से थोड़ा आपको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 56 का मैदान, इसलिए एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है कि 56 की पहाड़ियाँ बताओ, तो 56 की पहाड़ियाँ अपने बाड़मेर में। और कांठल का प्रदेश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, तो ये वाला एरिया है, तो प्रतापगढ़ का एरिया कांठल से नाम से जाना जाता है, तो कांठल का प्रदेश। और वागड़ प्रदेश, नीचे वाले एरिया को वागड़ बोलते हैं, शेखावटी प्रदेश को बांगर बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चंबल बेसिन में वही है डांग प्रदेश, ठीक है। अब देखो, एक एक चीज़ करके देखते हैं, इसको मैप से भी आपको समझा रखा है, मैं जूम कर देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, बनास बाणगंगा मैदान, बनास बाणगंगा बेसिन को 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो रोही का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। रोही के मैदान में बात करते हैं, कोटपुतली बहरोड नया जिला बना है से भरतपुर तक बाणगंगा तथा यमुना के मध्य स्थित मैदानी जो प्रदेश है। मोटा मोटी बात करें, एक तो कोटपुतली बहरोड और एक भरतपुर तक जो भी बाणगंगा तथा यमुना के मध्य स्थित जो मैदानी प्रदेश है उसको बोलते हैं रोही का मैदान। अगर ऐसे पूछ ले कि रोही का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, तो बनास बाणगंगा मैदान का। देखो, ये अपनी यमुना नदी है, इधर मैप में देखो, ठीक है, और ये अपनी बाणगंगा है। इन दोनों के मध्य जो ये रोही का मैदान आपको दिख रहा है, अच्छे से मैप समझ में आप आ रहा होगा, ठीक है। और ये अपनी देखो इधर चंबल नदी दिखाई दे रही है, और ये यहाँ से अपनी बनास नदी, ठीक है। इस बात करें अपनी चंबल नदी और ये यमुना नदी, यहाँ पे ये बीच में देखो आपको दिख रहा है मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है। और यहाँ पे अपन बनास के ऊपर देखो पिंडमाड़ का मैदान, ये यहाँ पे उधर आपको लोकेशन दिख रही है भीलवाड़ा, यहाँ पे दिख रही है देवगढ़, यहाँ नीचे देखो जहाजपुर, और यहाँ देखो चंबल
और बनास के जो मध्य में खेराड़ प्रदेश। तो आपको अच्छे से इसको मैप से भी एक एक चीज़ आपको यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा आपको सबको पता है, टोंक से करौली तक बनास बाणगंगा। ठीक है, देखो ये बनास दिख रहा होगा, ये अपनी बाणगंगा, इन दोनों के मध्य ही तो है ये मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जो भी उपजाऊ मैदान है उसको बनास बेसिन का उत्तरी भाग कहते हैं, मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो पिंडमांड का मैदान, वही है अपना, अभी देखा था अपन ने पिंडमांड का मैदान। देवगढ़ अपने राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र जो पर्वतीय प्रदेश में स्थित है उसको बोलते हैं पिंड माट या पिंडमांड का मैदान। देखो यहाँ पे अपने मैप में भी अभी दिखाया था, ये देखो यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये वाला एरिया। अब देखो खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश मतलब अपन बात करते हैं जाजपुर शाहपुरा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित जो प्रदेश है वो अपना खेराड़ प्रदेश। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बनास बाणगंगा बेसिन। ठीक है, इसके 4 प्रकार पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं अपन माही बेसिन को। सबसे आसान और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, शहरों में मैंने बात बता ही दिया था, ये अपना राजस्थान है। यहाँ पे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 3 जिलों में माही नदी के आसपास स्थित जो मैदानी प्रदेश है वही माही बेसिन कहलाता है। 3 भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से, देखो ये रहे। कांठल का मैदान यहाँ पे प्रतापगढ़ वाला, ये बताया था 56 का मैदान, और ये वागड़ प्रदेश। ठीक है, ये आप मैप यहाँ पे आपको मैप में देख सकते हो अच्छे से, है ना। तीनों जो अपने मैदान है वो किसके हैं, माही बेसिन के। एक एक करके देख लेते हैं अपन इसमें। देखो 56 का मैदान की बात करें, अब देखो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसे क्वेश्चन आता है, 56 का मैदान है तो ऑप्शन दे देगा वहाँ पे। पहला ऑप्शन 56 का मैदान कौन से ज़िलों में स्थित है, पहला ऑप्शन आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया प्रतापगढ़ डूंगरपुर। चौथा ऑप्शन दे दिया आपको सभी, या चौथा ऑप्शन ऐसे मान लो आप कि डूंगरपुर और अपना उदयपुर मान लो। और जैसे ई ऑप्शन आजकल आता है कि जब नहीं आए तो आप ई ऑप्शन भर दो। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखोगे। तो 56 का मैदान मूलतः बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तो आप इसको बाप से याद रखना। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है बाप। ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा। बा मतलब बांसवाड़ा, पी मतलब प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कौन सा मैदान है, 56 का मैदान। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो। माही नदी के आसपास बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में स्थित 56 गाँव या नदी नालों का समूह है। ठीक है, उसको बोलते हैं 56 का मैदान। कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ अकेला, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी द्वारा जो भी उसका तटवर्ती मैदान है वो कहलाता है कांठल का मैदान। वागड़ प्रदेश, ध्यान रखना, वागड़ में आता है बांसवाड़ा डूंगरपुर, यहाँ पे प्रतापगढ़ नहीं आएगा। तो वागड़ नाम से पता चल रहा है, वाह मतलब इसको बे समझ के, बांसवाड़ा डे मतलब डूंगरपुर, डायरेक्ट कर लेना। डूंगरपुर बांसवाड़ा माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको बोलते हैं वागड़ प्रदेश। अब देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश की अपन इसमें बात करते हैं। देखो 4.8 अरब वर्ष पूर्व से 57.5 करोड़ पूर्व, जो कि अपन आधम महाकाल से पूर्व प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन काल में, जो भी अपना गोंडवाना लैंड में अभिसारी गति के कारण संपीड़न बल से वलन की क्रिया से मोड़दार पर्वत, जिसको बोलते हैं, मैंने बताया था पहले, ये वलित विश्व की सबसे प्राचीन जो भी अपनी पर्वतमाला है वो अरावली है। और वर्तमान में पूछे तो मैंने बता दी थी खंडित। ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
जिससे निर्माण हुआ है वो अपना अरावली पर्वत है। देखो ये अपना राजस्थान है, यहाँ से अपन बात करें अरावली से एंट्री होती है यहाँ से और यहाँ झुंझुनू तक, ठीक है। यहाँ गुजरात से आती है और दिल्ली की रायसिंग पहाड़ियों तक जाती है। राजस्थान में लंबाई 550, कुल लंबाई 692। एक एक चीज़ का आपका रिवीजन हो, ये रिवीजन के लिए बुक बनाई है कि एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से आप रिवीजन कर सको, ठीक है। अब देखो तो ये प्राचीन में तो वलित पर्वतमाला थी, ठीक है, और वर्तमान में खंडित है, ठीक है। अब देखो कि गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति किसकी हुई है, तो अपना अरावली आ जाएगा। और 33 सागर से अवशेष, देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे। 33 सागर से, 33 मतलब जो नदियों से निर्माण हुआ है, नदियों से एक तो अपना निर्माण हुआ है अपने मरुस्थल का, ठीक है, और एक 33 से अपना निर्माण हुआ है अपना पूर्वी मैदान का, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। वापस बोल रहा हूँ कि 33 सागर किस किस के अवशेष है। 33 सागर से मतलब किस किस की उत्पत्ति हुई है, एक तो मरुस्थल की, एक पूर्वी मैदान से। वैसे ही क्वेश्चन बनेगा गोंडवाना लैंड मतलब पर्वतीय, एक तो अपना अरावली और एक अपना होगा जो अपना हाड़ौती का पठार, ठीक है, उसकी उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से। तो ये आप अच्छे से इसको ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अरावली पर्वतमाला द्वितीय क्रम की संरचना है जिसका निर्माण अंतर्जात बल के कारण हुआ है। अरावली विश्व की प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का 2 भाग बताओ, पहला अरावली, दूसरा हाड़ौती का पठार। 33 सागर के 2 अवशेष बताओ, पहला मरुस्थल, दूसरा पूर्वी मैदान। समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ आपको दिमाग में ऐसे बैठ जानी चाहिए। आगे देखो, अरावली भारतीय उच्चावच प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश का भाग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछते हैं, अरावली जो भारतीय उच्चावच प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश का भाग है, यहाँ पे और कुछ ऑप्शन वो रख देता है, तो प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अरावली में एक फेमस क्वेश्चन आप आगे जैसे इनकी चोटियों वगैरह आएगा तो वहाँ पे मैं एक बार यहीं पे आपको बता देता हूँ, उसका उनका क्रम पूछते हैं। देखो आपको पता होगा सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो, ठीक है, अपन बात करते हैं कहाँ पे स्थित है, सिरोही में, जिसकी लंबाई कितनी है 1722। इनका क्रम पूछते हैं। फिर गुरु शिखर के बाद आती है शेर, ठीक है, ये भी कहाँ है अपनी सिरोही में, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 1597, सब अपने मीटर में, ठीक है। अब देखो फिर आती है अपना दिलवाड़ा, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और ज्योग्राफी का सबसे फेमस क्वेश्चन बोलते हैं। आरोही और अवरोही से पूछेंगे, मैं पूरा बता देता हूँ इसको अच्छे से। दिलवाड़ा, इसकी लंबाई है आपको याद होगी 1442, ठीक है, 1442। इसके बाद आता है दिलवाड़ा के बाद में जरगा, इसको आप अलग अपनी कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह या आपके पास कोई बुक के ऊपर लिख लेना, इनका क्रम लिख लेना, जरगा। तो दिलवाड़ा भी कहाँ पे आ गई अपना सिरोही में, जरगा कहाँ पे उदयपुर में, ये देखो 1431, ठीक है, जरगा की लंबाई। फिर एक आता है अचलगढ़, यहाँ इस तक इनका ऑर्डर पूछते हैं मेहनते, और यही कम से कम 40-50 क्वेश्चन बने हुए हैं इसमें। तो अचलगढ़ ये कहाँ है, सिरोही में, और इसकी लंबाई है 1380। सिरोही दिलवाड़ा, सिरोही, अचलगढ़, सिरोही, जरगा, उदयपुर। अब देखो कैसे आप एग्ज़ाम में ध्यान रखोगे, शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना। सबसे पहले गुरु होता है, ठीक है, गुरु के पास में क्या था, एक शेर था। नॉर्मली आप एक कहावत भी होती है, याद रखते हो, गुरु के पास में क्या था, शेर था। तो गुरु क्या कर रहा है, शेर का दिल चेक कर रहा था, ठीक है, गुरु क्या कर रहा था, शेर का दिल चेक कर रहा था। दिल चेक करते ही शेर एकदम से क्या करा, जग गया। ये अभी तो आपको क्या है नॉर्मल लग रहा हो, पर जब एग्ज़ाम में आता है ना तब अच्छे से है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी डेट भूल जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि आएगा क्या। तो दिल चेक करा तो शेर क्या, जग गया। जगते ही भाई शेर वहाँ से चलने लग गया, चलना मतलब अचलगढ़। तो डायरेक्ट एग्ज़ाम है। अब देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अवरोही क्रम बताओ। अवरोही मतलब बड़े से छोटा, बड़े फिर छोटा, फिर एकदम छोटा, फिर एकदम छोटा, ठीक है।
अवरोही क्रम होता है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि अरावली आपको दे दिया गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, ठीक है, इनका बताओ कि अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम तो यही है, सबसे बड़ी गुरु शिखर 1722, फिर शेर अपनी चोटी 1597, फिर दिलवाड़ा 1422। अब आपको डेट भी याद नहीं है ना, तो भी आपको याद रह जाएगा, आपने पढ़ रखा है जरगा, जरगा के बाद में अपनी अचलगढ़, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और आरोही पूछता तो इसको ऐसे लगा देना, नीचे से ऊपर हो जाएगा, अचलगढ़, जरगा, दिलवाड़ा, शेर, गुरु शिखर। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। अब देखो बात करते हैं अरावली की विशेषताओं की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, मैंने बता दिया, जिसका निर्माण प्रथम पर्वत निर्माणकारी हलचल जर्मियन के परिणाम स्वरूप हुआ है। मैंने तो यही ध्यान रखना, सबसे प्राचीनतम वलित है। अब अवशिष्ट हो गई। अरब सागर को अरावली का जनक कहा जाता है। विष्णु पुराण में अरावली को इम्पोर्टेंट है। सुमेरु परिपत्र पर्वत कहा गया है। बूंदी में अरावली को आडा वाला पर्वत, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया। अरावली की वर्तमान ऊंचाई की बात पूछी हुई है, 930 मीटर। वर्तमान अरावली की ऊंचाई 930 मीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 मीटर, ये है ऊंचाई। एक एक चीज़ को ध्यान रखना। अरावली की उत्पत्ति के समय औसत ऊंचाई 2800 मीटर थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण। आ गया ना क्वेश्चन, एक एक चीज़ इसमें टू द पॉइंट लिखी हुई है, जो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट आपका रिवीजन होके आप सब्जेक्ट की तरफ अच्छे से बढ़ पाओगे। अरावली प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट व निस चट्टानें पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। अरावली प्रदेश में लाल मृदा का विस्तार है। अरावली प्रदेश में आदिवासी जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि, जिसको बोलते हैं झूमिंग कृषि, की जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे एक एक अपन पढ़ेंगे कि दजिया क्या होता है, जो मैदानी भाग पर करते हैं। जो चीमाता क्या होता है, जो पहाड़ी भाग पर करते हैं। देखो नीचे भी दे रखा होगा इसमें, देखो ये रहा। अब देखो ये रहा, मैं ये बता रहा था दजिया कृषि भील जनजाति द्वारा की जाती है, आया हुआ है। जो पर्वतों के नीचे डालो मतलब पर्वतों के ऊपर नहीं की जाती, नीचे मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैदानी भागों पर की जाती है, ठीक है। एक ही बात है, कैसे भी घुमा के अपन बोल सकता है। चीमाता भील या डामोर जनजाति करते हैं। वनों को काट कर की जाने वाली कृषि, और यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लो, यह पहाड़ों पर की जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यहाँ यहीं पे ऐड कर लो कि पहाड़ों पे कौन सी कृषि करते हैं, चीमाता। मैदानों पर दजिया, ये लिख लेना ना। वालरा ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। जो ग्रासिया, जो ज़्यादातर कहाँ अपने सिरोही में है, ठीक है। कला संस्कृति वगैरह हम सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। देखो ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि वालरा। दजिया और चीमाता मुख्यतः भील ही करते हैं। दक्षिण अरावली में वर्षा जल के कारण चादरी अपर्दन होता है। दक्षिण अरावली में अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है, मैंने बताया था। ये अरावली जो राजस्थान को वैसे 2 भागों में बांटती है, और 50 सेंटीमीटर संवर्ष रेखा भी 2 भागों में बांटती है, इसीलिए अरावली को भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये पश्चिम और पूर्व को अलग अलग कर देती है। अब देखो प्रमुख पहाड़ियाँ। प्रमुख पहाड़ियाँ में गिरवा, ठीक है। उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली, तो गिरवा कहाँ पे है, उदयपुर में। अर्धचंद्राकार या तस्री नुमा जो पहाड़ियाँ होती है वो गिरवा कहलाती है। भाकर मुख्यतः पूरी सिरोही में ही होती है। जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है वो भाकर पहाड़ियाँ कहलाते हैं, ठीक है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ध्यान रखना, मैंने सिरोही का नाम लेते ही ग्रासिया जनजाति तुमको अच्छे से दिख जाएगी, क्योंकि मूल स्थान है इनका। तो गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर में, भाकर पहाड़ियाँ सिरोही में। मेवेल की बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियाँ मेवेल कहलाती है, आया हुआ क्वेश्चन है। मगरा यही उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा कहलाती है, जैसे रेल का मगरा, मोचिया मगरा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रमुख पठार की, जैसे उड़िया का पठार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजस्थान का सबसे ऊंचा 1362 मीटर, ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है, सिरोही में।
उड़िया पठार पर माउंट आबू शहर और गुरु शिखर और नक्की झील सब कहाँ पे, ये अपने सिरोही में यहाँ पे स्थित है, ध्यान रखना। आए हुए क्वेश्चन सारे। आबू पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, ये भी कहाँ है, सिरोही में। इसको बैथोलिक संरचना व इसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। इनसेलबर्ग क्या होता है, मरुस्थल के पवन के द्वारा अपर्दन से निर्मित जो भी चट्टानें होती है उनको बोलते हैं इनसेलबर्ग। भौमट का पठार उदयपुर, ध्यान रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और सिरोही में स्थित पठारी क्षेत्र को भौमट जनजाति यहाँ पे निवास करती है। तो भौमट पूछ सकता है। उदयपुर, देखो भौमट वाला प्रदेश यहाँ पे एक उदयपुर, डूंगरपुर, थोड़ा सा सिरोही और थोड़ा सा इधर बांसवाड़ा, ये भौमट। एक होता है बोराट, बोराट मतलब उदयपुर और कुम्भलगढ़, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, देखो ऐसे, यहाँ पे उदयपुर है और यहाँ पे ऊपर राजसमंद होगा, तो इन दोनों के बीच में जो होता है वो अपना बोराट का पड़ा। इसमें आप एग्जाम में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये राजस्थान का तीसरा ऊंचा है। देखो भौमट तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा नीचे हो गया, भौमट नीचे, बोराट ऊपर। बोराट ऊपर मतलब एक तो गोगुंदा उदयपुर, एक कुम्भलगढ़ राजसमंद, ठीक है। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों ही एग्जाम में पूछा हुआ है। जरगा चोटी बोराट के पठार पर स्थित है, जरगा उदयपुर में, ये अपन पहले भी देखा था ये। अब देखो ऊपरमाल का पठार सबसे फेमस क्वेश्चन, जो बिजोल या भीलवाड़ा से बेसोरगढ़, आपको जगह पता होगी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, के मध्य स्थित पठारी भाग को ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। मेसा का पठार चित्तौड़ में बेड़च व गंभीर नदियों द्वारा अपर्दित पठार, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ कौन सी नदियों पर अपन बात करें कि गिरा हुआ है या स्थित है, या बेड़च या गंभीरी नदियों पर, ठीक है। लसाड़िया का पठार सलोम्बर मतलब उदयपुर वाला। अब देखो नॉर्मल अपन बात करें तो सलोम्बर खुद को अकेला ज़िला बना दिया है, ठीक है। सलोम्बर में जयसमंद झील के पूर्व, ये पूछा हुआ है कि लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के किस दिशा में, तो पूर्व पश्चिम, वहाँ पे लिखा हुआ था पूर्व, ठीक है, ये ध्यान रखना। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठार, उसको क्या बोलते हैं, लसाड़िया का पठार। एग्जाम में दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि लसाड़िया का पठार, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है ओल्ड पेपर पे तो अपना उदयपुर में, और वर्तमान जिलों में पूछ ले लसाड़िया का पठार कौन से ज़िले में, तो सलोम्बर ज़िले में, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं अपना दशहरों। उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य पठारी क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, ठीक है, हरो से पता चल रहा है हरा भरा रहता है उदयपुर में। ये महादेसरा का पठार चित्तौड़ में, कांकनवाड़ी का पठार अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कांकनवाड़ी का पठार उदयपुर में, ठीक है। अब देखो अरावली प्रदेश का वर्गीकरण। अरावली को मुख्यतः अपन 3 भागों में अपन इसको बांट देते हैं, देखो ऐसे, ये अरावली, एक तो उत्तरी अरावली, ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी 450, एक होगी मध्य अरावली और एक इधर हो जाएगी अपनी दक्षिण अरावली, ठीक है। तो सबसे औसत ऊंचाई, सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, तो उदयपुर की। सबसे ऊंचाई कम किसकी रहेगी, तो उत्तरी अरावली। देखो दक्षिणी अरावली की ऊंचाई ज़्यादा, उत्तरी अरावली की ऊंचाई कम। डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। अब देखो 3 क्वेश्चन आते हैं कि सबसे अरावली का विस्तार अपन बात करें ज़्यादा कौन से ज़िले में, तो उदयपुर, ठीक है। सबसे कम विस्तार के अपन बात करते हैं तो इधर अपना अजमेर। इसको एक एक चीज़ को आप ध्यान रखना। अब देखो उत्तरी अरावली, राजस्थान में उत्तरी अरावली का विस्तार की बात कर रहे हैं तो ये अपन जैसे अभी पढ़ा था, ये मैप है, ये अरावली है, ये ऊपर वाला जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू जिला, कोटपुतली, बेरोड, ये ऐसे कर लेना, अलवर, नीम का थाना, खैरतल, तिजारा, सीकर, यहाँ पे कॉमा लगा देना, और झुंझुनू, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अरावली का विस्तार है और इसकी उत्तरी अरावली के अपन प्रमुख चोटियाँ देख लेते हैं। देखो पहला है पाल खेत, झुंझुनू और नीम का थाना। माल खेत एग्जाम में पूछा हुआ है, सीकर में,
खंडेला सीकर में कांतली नदी जो राजस्थान की अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है और कांकेई जैसलमेर वाली सबसे छोटी नदी है। हर्ष पर्वत सीकर में, तोरावाटी सीकर और नीम का थाना, तोरावाटी क्षेत्र भी पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। सीकर नीम का थाना, बेराट कोट पुतली बेरोड बाणगंगा, सेवर कोट पुतली बेरोड साबी नदी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण मेहनता। अब देखो दो क्वेश्चन आते हैं कि मेहनता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से, और साबिका सेवर की पहाड़ियों से। उदयनाथ अलवर रूपारेल, हर्षनाथ इम्पोर्टेंट है, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ पूछे तो अलवर, और हर्षनाथ का मंदिर पूछे तो सीकर, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते, थोड़ा सा ध्यान। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ आ गई, इसलिए पूरा एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसका आंसर देना। अब देखो इनकी ऊंचाई भी अपन देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकना। रघुनाथगढ़ जो सीकर में स्थित है उसकी लंबाई 1055। हर्षनाथ मैंने बताया था अलवर में 820 मीटर। बरवाड़ जयपुर ग्रामीण में 786। बिलाली इम्पोर्टेंट है, अलवर में 775। सिरवास अलवर में 651। जयगढ़ जयपुर में 648। खो देख लो, जयपुर वाली है ये 920। बेड़ोच अलवर 792। बबाई मोस्ट इम्पोर्टेंट नीम का थाना 780। बेराट मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटपुतली पहले बेराट जयपुर में आता था, अब नवीन जिलों के बाद ये कहाँ पे आ गया, अपने कोटपुतली बेरोड जिले में, ठीक है, 704। भानगढ़ 649। और फिर अपन बात करते हैं नाहरगढ़ जयपुर 599। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखना, एक तो बबाई, एक बेराट, और एक अपन बिलाली, और एक अपना हर्षनाथ वाला, ठीक है, और एक खो। आगे देखो मध्य अरावली। अब देखो मध्य अरावली यही है अपना राजस्थान में, ये बीच वाला भाग, ठीक है। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर और ब्यावर जिलों में है, ठीक है। मध्य अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ से अलग करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरवाड़ी की पहाड़ियाँ जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ से अलग करती है। कौन? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मध्य अरावली से लूणी नदी नागपाट से निकलती है, अजमेर से। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद से निकलती है, इसका उद्गम होता है। ये आप ध्यान रखना, सलेमाबाद अजमेर। प्रमुख चोटियाँ देख लेते हैं मध्य अरावली की। तो गौरम जी की चोटी देख लेते हैं, ब्यावर में 934, ठीक है। गौरम जी की चोटी की ऊंचाई लंबाई कितनी है अपन? 734। मेरिया जी ब्यावर में 933 मीटर। टोडगढ़ तारागढ़ की बात करें अजमेर में 870 भी आता है और 873 भी आता है, ठीक है, दोनों में एक ऑप्शन मिल जाएगा। नागपाड़ अजमेर की अपन चोटी की बात करें 795। तो गौरम जी वाली ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्यावर में 934 और नागपाड़ वाला 795। अब मध्य अरावली में प्रमुख दर्रे भी देख लेते हैं अपन। एक तो होता है अपना बरदरा जो पाली ब्यावर और मारवाड़ मेवाड़ को जोड़ता है, और NH 162 से ये बरदरा गुजरता है। सूरा घाट जो अजमेर से ब्यावर को जोड़ता है। शिवपुरी घाट जो अजमेर में, और झीलवाड़ा, अरनिया, पोखरिया, पीपली, सब ये प्रमुख दर्रे कहाँ पे अपने अजमेर में। दक्षिण अरावली का विस्तार अपन बात करें ये मैप में, जो अरावली तो ये नीचे वाला भाग, तो सबसे जिनकी चोटियों की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और सलोमबार जिले में, ठीक है। अब देखो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में बनास नदी पर। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में कोठारी नदी पर, पूछा हुआ एग्जाम में। बिजराल ग्राम राजसमंद खारी नदी पर। कुकरा राजसमंद और ब्यावर। फिर आता है मेवाड़ की सीमा का निर्धारण करता है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेड़ज नदी पर, ठीक है।
बीच मेढ़ा उदयपुर सोम नदी पर। जो सोम नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। फिर अपन बात कर लेते हैं दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। जो मैंने क्रम ऊपर आपको पहले ही बता दिया, तो आपको अब वो ऑर्डर इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो ऑर्डर मैंने आपको वहाँ ऊपर बता दिया था। गुरु शिखर माउंट आबू 1722, ऋषिकेश सिरोही 1000 को। देखो गुरु शिखर के बाद में क्या आएगा अपनी, याद करो। गुरु के पास क्या था, शेर था, ठीक है। वो फिर गुरु के पास शेर था, शेर का क्या कर रहा था, वो दिल चेक कर रहा था, दिल बड़ा, ठीक है। दिल करते ही वो जग गया, जगने के बाद चला मतलब अचलगढ़, ठीक है भाई। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बाकी आप इनकी कमलनाथ उदयपुर में 1001, सज्जनगढ़ उदयपुर में 938, ये अपने मैंने ऊपर बता दिए ना अच्छे से, जहाँ पे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी इसकी चोटियाँ भी आप ध्यान रखना। देखो ये रहा अचलगढ़, यहाँ पे अचलगढ़ ये वाला 1381। तो आप कुम्भलगढ़ भी ध्यान रखना 2224। बाकी गोकुंदा उदयपुर 840। प्रमुख दर्रे देख लेते हैं दक्षिण अरावली के कौन कौन से हैं। देखो पहला आता है देबारी दर्रा, ठीक है। दक्षिण अरावली का ये दर्रा है देबारी दर्रा। उदयपुर NH 48 व NH 27 से गुजरता है। जो अपना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, वो अपने 4 बड़े बात करें कि राज्यों से गुजरती है, वो NH 48। तो यहाँ पे अपना देबारी दर्रा स्थित है। हाथी दर्रा उदयपुर में NH 27 से गुजरता है। केवाड़ की नाल उदयपुर में, फुलवारी की नाल पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। फिर है झीलवा की नाल उदयपुर राजसमंद। गोरम घाट मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजसमंद में। हाथी गुफा राजसमंद कुम्भलगढ़ जाने वाला मार्ग वाला दर्रा। कामली घाट वही राजसमंद NH 48 से गुजरता है। ये तो देबारी दर्रा था। ये है देसूरी दर्रा पाली में, कंफ्यूज नहीं होना। देबारी दर्रा तो उदयपुर में, देसूरी पाली में। स्वरूप घाट पाली में, सोमेश्वर दर्रा पाली में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कहाँ पे। हड़ौती का पठार, एक सेकेंड रुकना। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और हड़ौती पठार के प्रमुख दर्रे देख लो आप, लाखेरी, राजगढ़, खटगढ़ और एक जेतसर, ये हड़ौती के प्रमुख दर्रे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पे पूरा एक एक चीज़ को इतना डिटेल से दी हुई है और टू द पॉइंट, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड। दक्षिण अरावली सबसे ऊंची चोटियाँ, और फिर मध्य अरावली, फिर उत्तरी अरावली, ठीक है। जैसे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोटगढ़ 933, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, एक एक चीज़ जो आप वहाँ पे रहेगी यहाँ पे दिया हुआ है। और वो अरावली का क्रम, वो चोटियों वाला आपको ध्यान रखना। गुरु शिखर, गुरु के पास शेर था, शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। अगर अचलगढ़ के बाद भी कोई पूछना चाहिए फिर क्या आएगा, तो कुम्भलगढ़, ठीक है। कुम्भलगढ़ के बाद में धोनिया और ऋषिकेश। ये इतना आप क्रम ध्यान रख लेना। आगे अपन चलते हैं इसमें। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई व चोटियों का विस्तार। ये मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा अरावली की अपन बात करें राजस्थान में, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई दक्षिण में। तो दक्षिण में अपन कौन सी आ गई, सिरोही। तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियाँ और सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में। अरावली की सर्वाधिक चोटियाँ और सर्वाधिक विस्तार जैसे फैला हुआ कौन सा है, वो तो जिला है अपना उदयपुर। देखो सर्वाधिक ऊंचाई की बात करेंगे तो सिरोही आएगा, सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो अपना उदयपुर आएगा, ठीक है। फिर दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसको हड़ौती का पठार भी बोलते हैं। मैंने इसको बताया था, इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। राजस्थान में 2 अपन प्रमुख बात करें जिसकी गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई है, एक तो अरावली, ठीक है अपना, और एक अपना हो जाएगा हड़ौती का पठार, जिसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। क्यों बोलते हैं, देखो ये पूरा इधर तो पूर्व, इधर दक्षिण, तो यहाँ से बीच में है ये दक्षिणी पूर्वी पठार, इसको बोलते हैं हड़ौती का पठार। कौन कौन से जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। क्या विशेषता है भाई दक्षिणी पूर्वी पठार हड़ौती के पठार की, यहाँ पे देख लो। दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश द्वितीय क्रम की संरचना है।
वो ये पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवानलैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस कारण ये भारत के भू आकृतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार, वो भी अरावली भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग और अपना हाड़ौती भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग पूछा हुआ है। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश मालवा पठार का उत्तरी भाग है। जो हाड़ौती का पठार है वो मालवा पठार का उत्तरी भाग है। हाड़ा वंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसको हाड़ौती नाम दिया गया। भौगोलिक प्रदेश 6 पॉइंट लगा लेना, यहाँ पे देश है 6.99% और जनसंख्या निवास करती है 11। 4 जिले मैंने बता दिए। फिर है मेवाड़ का पठार हाड़ौती पठार को अरावली से अलग करता है। जो मेवाड़ का पठार है वो हाड़ौती पठार को अरावली से अलग करता है। ठीक है, देखो अरावली इधर है और ये हाड़ौती इधर है, कोई इसमें बीच में आ गया मेवाड़ का पठार, इन दोनों को अलग कर दिया ना, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है अपना एक सेकेंड, फिर आता है हाड़ौती पठार में क्रेटिसियम कालीन बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। हाड़ौती पठार में एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और बालू का पत्थर के भंडार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे काली मृदा भी पाई जाती है। ये रहा हाड़ौती पठार में काली मृदा, जिसको वर्टिसोल बोलते हैं ना। और मृदा के काले रंग का प्रमुख कारण ये पूछा हुआ है लोहा, ठीक है, Fe, एल्यूमिनियम, ठीक है, लोहा, एल्यूमिनियम और टिटोनी फेरस मैग्नाइट यहाँ पे वाले प्रमुख यौगिक इस काली मृदा में मिलते हैं। और काली मृदा इसको बोलते हैं मध्यम काली मृदा। ठीक है, हाड़ौती में पूछे कौन सी मृदा पाई जाती है, मध्यम काली मृदा, जिसको वर्टिसोल बोलते हैं। ठीक है, आगे मिट्टियों में एक एक चीज़ अपने विस्तार से पढ़ेंगे। काली मृदा में सर्वाधिक जल धारण क्षमता व न्यूनतम जल ग्रहण क्षमता होती है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता होने के कारण इसको रेगुर मृदा के मध्यम काली को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती का पठार की मुख्य नदी है चंबल। और हाड़ौती के पठार का जो ढाल है देखो, वो अपना एक तो दक्षिण से उत्तर का ढाल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान की सर्वाधिक नदियाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ हाड़ौती पठार या कोटा संभाग में है। ठीक है, सर्वाधिक नदियाँ इधर ही है, चंबल वगैरह। और राजस्थान में सर्वाधिक जलीय अपर्दन हाड़ौती पठार में चंबल बेसिन वाला। ठीक है, इनको अपन एक एक चीज़ जब नदियों में पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना। अब देखो राजस्थान में मृदा अपर्दन, तो मृदा अपर्दन की बात करें तो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो वायु द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक होती है, पता ही होगा आपको। एक जल अपर्दन इतना नहीं होता। अब देखो वायु अपर्दन मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जैसलमेर में, जल द्वारा नदी, और एक चादरी अपर्दन। नदी द्वारा जल अपर्दन की बात करें वो तो हाड़ौती में कोटा में, और चादरी की बात करें अपर्दन वो दक्षिण अरावली सिरोही वर्षा जल के द्वारा। हाड़ौती पठार में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाड़ौती पठार में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता, और वैसे मरुस्थल में भी बात करी थी कि जैव विविधता के पूर्ण भंडार मिलते हैं। अब देखो बात करते हैं चंबल अभयारण्य, या चंबल अभयारण्य कहाँ पे अपना कोटा में। ठीक है, गांगेय डॉल्फिन, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव अपने भारत का है, क्या, गांगेय डॉल्फिन। ये कौन से अभयारण्य में, चंबल अभयारण्य कोटा में। मगरमच्छ या घड़ियाल का प्राकृतिक आवास, जो चंबल अभयारण्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जवाहर सागर अभयारण्य। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। एक सेकेंड, तो यहाँ से आगे देखो जवाहर सागर अभयारण्य। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा ध्यान रखना। कोटा में अपन बात करें, जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ स्थित है, कोटा में। और ये मगरमच्छ और घड़ियाल की प्रजनन स्थली है। ठीक है, कौन सा पूछ ले, मगरमच्छ और घड़ियाल की प्रजनन स्थली कौन सी है, जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ पे, कोटा में। राजस्थान में अंत्य अधर अस्पष्ट अफवाह तंत्र हाड़ौती पठार में पाया जाता है। मतलब पूर्णतः ये कंप्लीट नहीं होता। अंत्य अधर अस्पष्ट मतलब पूरा, मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है ना, इसको सही करना। ठीक है, अफवाह तंत्र हाड़ौती में पाया जाता है। अब देखो ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी
शाखा दक्षिणी पूर्व हड़ौती झालावाड़ में प्रवेश करती है। सबसे ज़्यादा अपन बात करें बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे अपन यहाँ से सबसे ज़्यादा राजस्थान में वर्षा होती है, वो एंट्री मानसून कहाँ से करता है, अपने झालावाड़ से करता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भौगोलिक जो भी क्षेत्र है, मैंने कहा सबसे ज़्यादा इधर, क्योंकि मानसून एंट्री इधर से लेता है, तो सबसे ज़्यादा बारिश ही कहाँ हुई, हड़ौती पठार में भी, कहाँ, झालावाड़ में। मौसम विभाग के अनुसार हड़ौती का पठार की जलवायु अति आर्द्र है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, अपन बात करें 120 प्लस या 150 तक पहुँच जाती है, ठीक है। कोपेन के अनुसार हड़ौती प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र बूंदी जिला CWG और हड़ौती पठार में सामान्य तुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो ये अपने ध्यान रखना, अगर पूरा हड़ौती वाला ये वाला पूछ रहा है झालावाड़ और ये वाला, तो ये AW में, और इधर पूर्व वाला CWG, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया, अपन कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से इसको देख लेंगे। आगे इसमें बात करते हैं जनजाति की, ठीक है। हड़ौती पठार में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, एक तो बात करते हैं सहरिया। सहरिया नाम लेते ही दिमाग में आना चाहिए, 12 जिले में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक निवास हड़ौती प्रदेश में 12 जिले के अपन बात करें किशनगंज व साबा तहसीलों में ये निवास करते हैं सहरिया जनजाति, ठीक है। अब देखो, सहरिया जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी अपने जनजाति है, और सहरिया एकमात्र जनजाति जो भारत की आदिम जनजाति में सूची में शामिल है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो भारत की आदिम जनजाति में शामिल है, तो सहरिया जनजाति का प्रमुख तीर्थ होता है सीताबाड़ी, और ये पूछ भी रखा है सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट जिला, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था जगह, तो केलवाड़ा में बढ़ता है, और केलवाड़ा कहाँ पे, 12 में। तो दोनों क्वेश्चन ही आप इसमें ध्यान रखना। अब अपन वन्य जीव संरक्षण देख लेते हैं हड़ौती के कौन कौन से हैं अपने। एक तो हो गया अपना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, 2012 को ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बना था। देखो 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है अपने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर आता है राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना, जो यहाँ पे 2013 से शुरू हुई। अब देखो रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बूंदी में 2021 में भारत की 52वीं और राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रामगढ़ विषधारी, ये वाली यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी इसको पूरा का पूरा डिटेल से अपन वन्य अभ्यारण्य में अच्छे से पढ़ेंगे। साबा संरक्षित क्षेत्र 12 क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो एक एक चीज़ अपन इनको अपन देखें तो इसमें काफ़ी चीज़ें अभ्यारण्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो एक बार इसको मोटा मोटा यहाँ पे बताया गया है कि हड़ौती जो पठार है उसमें कौन कौन सी जिले हैं, बाकी इसको अपन डिटेल से वहाँ पे अभ्यारण्य में पढ़ेंगे, ठीक है। पर्यटन भी देख लेते हैं, पर आप इस वाले में ये ध्यान रखना कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा अभ्यारण्य बाघ परियोजना कौन सी है, तो रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना कहाँ पे, अपनी बूंदी में। और अपन बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना, तो 3 है, ठीक है। अब देखो पर्यटन, पहला आता है रामगढ़ क्रेटर, ठीक है, 12 जिले में स्थित है और इसकी खोज हुई थी 1869 में और मिलेट द्वारा। भारत का पहला जियो हेरिटेज स्थल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है रामगढ़ क्रेटर, जो भारत का पहला जियो हेरिटेज स्थल है, इसका निर्माण उल्कापात से हुआ है। कोलवी की गुफाएं जो झालावाड़ जिले में स्थित है और बौद्ध कालीन से संबंधित है, एग्जाम में पूछा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से बुद्धा सर्किट में ये शामिल है, कोलवी की गुफाएं। बुद्धा सर्किट में एक तो बेराट जयपुर वाला, क्योंकि ये भी अपने बौद्ध धर्म से संबंधित है, और कोलवी की गुफा ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इन दोनों को बुद्धा सर्किट के नाम से जाना जाता है। अलग ही सर्किट बना दिया इनका, ठीक है, जो सेम होते हैं उसका सर्किट बना देते हैं ये। अब देखो हड़ौती का पठार का वर्गीकरण देख लो, 2 भागों में इसको अपन बांट सकते हैं।
एक तो विंध्यन कगार का क्षेत्र जिसमें कोटा और बूंदी और बारा आ जाएंगे, एक दक्कन का पठार जिसमें झालावाड़ आ जाएगा। दक्कन का पठार के भी दो भाग, एक तो झालावाड़ का पठार और गंगदर प्रदेश। और विंध्यन कगार में एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जिसमें बूंदी, बुकंदरा, कुंडला और रामगढ़ की पहाड़ियाँ। नदी निर्मित एक मैदान आ जाएगा विंध्यन कगार में, एक शाहबाद उच्च भूमि। ये कोटा, बूंदी, बारा का एक तो विंध्यन कगार क्षेत्र हो गया, एक दक्कन का पठार झालावाड़ वाला हो गया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। आगे देखो, इनको एक एक को देख लेते हैं। विंध्यन कगार क्षेत्र में अपन ने पढ़ा था कि 4 चीज़ें आती है। एक तो देखो कोटा, बूंदी, बारा, ठीक है, जिलों में चंबल और बनास नदियों के मध्य बलुआ पत्थर से निर्मित जो भी चट्टानी प्रदेश है उसको बोलते हैं विंध्यन कगार क्षेत्र। पहला आता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। बूंदी की पहाड़ियों में देख लो, बूंदी में स्थित पहाड़ियाँ जिन्हें स्थानीय भाषा में आडावाला पर्वत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आडावाला पर्वत कहाँ पे? बूंदी में। सर्वोच्च चोटी है इसकी सेतूर। फिर मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में स्थित पहाड़ियाँ जो विंध्याचल का भाग है। सर्वोच्च चोटी चांदबाड़ी कोटा में। फिर है कुंडला की पहाड़ियाँ, कोटा के आसपास में स्थित कुंडल के आकार की पहाड़ियाँ होती है। फिर है रामगढ़ पहाड़ियाँ, बूंदी में स्थित घोड़े के नाल के आकार की अर्धचंद्राकार की पहाड़ियों को बोलते हैं रामगढ़ की पहाड़ियाँ। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बूंदी में। कुंडला की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? कोटा में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा, झालावाड़। और आडावाला पर्वत और अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ अपन बात करें तो बूंदी में। आगे देखते हैं, इसमें ख़त्म होने वाला है चैप्टर, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। नदी निर्मित मैदान। कोटा, बूंदी में चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है। पहले बात करते हैं शाहबाद उच्च भूमि। पूर्वी बारा, ठीक है, में स्थित उच्च भूमि जहाँ शहरी जनजाति निवास करती है, वो शाहबाद उच्च भूमि वहाँ पे के नाम से जानी जाती है। जहाँ की सबसे ऊंची चोटी कांबा जो 456 मीटर की है। अब दक्कन का पठार आपने देखा था, जो इसका पाठ करा था, जो अपन विंध्यन कगार का एक भाग है। ठीक है, देखो हडोती पठार के विंध्यन कगार के क्षेत्र के दक्षिण में झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। तो यहाँ पे आता है झालावाड़ पठार। जो झालावाड़ में स्थित पठारी क्षेत्र जो मालवा पठार का उत्तरी भाग है उसी को बोलते हैं झालावाड़ का पठार। गंगदर प्रदेश, ये पूछ ले तो झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। मालवा पठारी का उत्तरी भाग तो झालावाड़ का पठार, और दक्षिण पश्चिम जो झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में जो उच्च भूमि है वो है गंगदर प्रदेश। लास्ट पॉइंट है अपना इसका, और ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। देखो क्या है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, एग्जाम में बहुत ही फेमस क्वेश्चन 5-7 बार आया हुआ है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या मान सीमा ब्रंश, ठीक है। हडोती पठार इधर वाला अपना, ठीक है, हडोती पठार के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, बूंदी की पहाड़ियों से सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के मध्य, यहाँ पे अपना मान लो कोटा, बूंदी, और इधर ये सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के मध्य स्थित जो भी ब्रंश है, मतलब जो अपना गैप है, ठीक है, आर्क है, उसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। मतलब हडोती क्षेत्र का जो उत्तर पश्चिम है, ठीक है, कहाँ से? एक तो बूंदी की पहाड़ियाँ से लगाकर एक सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के मध्य जो भी यहाँ पे ब्रंश है उसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या इसको बोलते हैं महान सीमा ब्रंश। ये नाम भी चेंज हो सकता है, ध्यान रखना, तो ये नाम अच्छे से याद करना, महान सीमा ब्रंश। तो आज अपने कम से कम इसके अपन ने बुक के 3 चैप्टर इसको अच्छे से अपन ने कर लिया। तो आप इन तीनों चैप्टर का साथ साथ रिवीजन करते रहना, और ये बुक पूरी की पूरी टू द पॉइंट है। आने वाली बुक भी जो अपने इतिहास की बुक आएगी, जो कला संस्कृति की बुक आएगी, वो भी ऐसे ही अपने जो आपको 2 महीने में दोनों 7 बुकें आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करो, वो उसमें भी इतनी की इतनी मेहनत आपको दिखेगी। और राजस्थान जीके आपको कंप्लीट यहाँ पे करा दिया जाएगा। और जैसे भी आप वीडियो देखो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा ना कमेंट ज़रूर करा को, जिससे मेरे को लगता है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको
समझ में आ रहा है। वो कमेंट बिना कितना भी अपन कुछ करें तो अपन को पता नहीं चलता, तो आप कमेंट करते हो उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और जो भी बुक वगैरह जिनके पास ये नहीं है तो ये आप है ना ऑनलाइन ऑर्डर ज़रूर कर लेना, कि अभी अपन आपको हम 10 जुलाई तक क्या है एकदम फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर पे बुक आ जाएगी। तो आप यहीं से मंगाएं, ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, 9784329062, ठीक है। कोई भी आपका दोस्त हो तो उसको नंबर बता के व्हाट्सअप करोगे तो पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट आपका एड्रेस वगैरह सब नोट करवा देना, तो 3 से 4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कल अपन टॉपिक करेंगे 4th टॉपिक, ठीक है। तब तक धन्यवाद सभी का।